जय हिंद भावी अधिकारियों। PB251 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आगामी RO, UPPCS एवं अन्य स्टेट PCS की परीक्षाओं को ध्यान में रख करके सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम एक छोटे से समय में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आवश्यकता अनुसार उनकी व्याख्या भी करते हैं, जहां से नए प्रश्न बनने की संभावना होती है। इस प्रकार हम छोटे से ही समय में 25 से 30 प्रश्नों को कवर करते हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि GK GS का कोई दायरा नहीं होता। और ये वीडियो आपका साइंस स्पेशल होने वाला है। और आप जानते ही होंगे कि साइंस का सिलेबस सभी परीक्षाओं में लगभग समान होता है, क्योंकि उनकी सिलेबस में लिखा रहता है कि हाई स्कूल स्तर तक का ज्ञान एवं आपसे सामान्य जानकारी अपेक्षित है, जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित हो। चलिए आइए अब हम समय को बर्बाद किए बिना अपने आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? आपका ऑप्शन ए इंसुलिन, बी साइटोकाइनिन, सी थायरोक्सिन या डी एस्ट्रोजन। तो आपका सही आंसर बी साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। आइए हम प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो पहले हम अन्य पादप हार्मोन की बात करें तो अन्य पादप हार्मोन में आपका ऑक्सिन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, ये अन्य पादप हार्मोन है। अब हम अगर बात करें इंसुलिन की, तो अग्नाशय में अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा आदि कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सभी कोशिकाओं का अपना अलग अलग कार्य है। अगर हम अल्फा कोशिका की बात करें तो अल्फा कोशिका ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्राव करता है। जब हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्राव होता है। ये आपकी अग्नाशय में पाई जाने वाली अल्फा कोशिका करती है। इसी प्रकार बीटा कोशिका की बात करें तो बीटा कोशिका इंसुलिन के स्राव, जब रक्त शर्करा अधिक हो तो हमारे जो ये शुगर की बीमारी जो हम लोग बोलते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि इंसुलिन का स्राव जब कम हो जाता है तो क्या है कि हमारे शरीर में ये रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण से हमें हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा ज़्यादा दिखाने लगती है, जिसको हम शुगर की बीमारी बोलते हैं। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो इंसुलिन है। इंसुलिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा कोशिका क्या करती है, तो ये सोमैटोस्टेटिन का स्राव करती है। ये हार्मोन इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन के स्राव को कम करता है। ये दोनों को ही बैलेंस करने का काम करता है। इसी प्रकार गामा है, तो गामा अग्नाशयी ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का उत्पादन। पूछ ले पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का उत्पादन कौन सी कोशिका करती है, तो गामा। और सोमैटोस्टेटिन का डेल्टा, इंसुलिन का बीटा और ग्लूकेगॉन का अल्फा। याद रखिए, आप मिलाने के लिए भी दे सकता है। आजकल तो मिलाने वाले क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ऑप्शन ए मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। ऑप्शन बी मनुष्य की नहीं, मनुष्य की, ये इसको की कर लीजिए, मनुष्य की बता दीजिए की, यानी मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। होता नहीं, होती है। ऑप्शन सी सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है, यानी 1/10 सेकंड होती है। और डी दृष्टि की जो दृढ़ता वो 1/16 सेकंड होती है। तो इसका आपका सही आंसर कौन सा सही नहीं है? तो नहीं, सही नहीं है क्या? ये बी, क्योंकि आंख लाल रंग के लिए नहीं, ये हरे रंग के लिए सबसे ज़्यादा सुगराई होती है। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो हरे रंग के लिए सबसे सुगराई होती है, हम वहीं बता चुके हैं इस बात को। अब हम तरंगे की बात करें तो 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। अपश्रव्य तरंगें जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं, जिन्हें हम नहीं सुन सकते। श्रव्य तरंगें वे तरंगें जिन्हें हम
आसानी से सुन सकते हैं। तो श्रव्य तरंगें आपकी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती हैं, वो कथन सही है। इसी प्रकार पराश्रव्य तरंगें, तो पराश्रव्य तरंगें जिनको 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जिनकी आवृत्ति होती है उनको पराश्रव्य तरंगें बोलते हैं। अभी कई बार प्रश्न में लगातार कई एक परीक्षाओं में प्रश्न को इस तरह से पूछा जा चुका है कि पराश्रव्य तरंगें कौन सुन सकता है, तो उसमें विकल्प में हमेशा चमगादड़ रहा है। तो चमगादड़ रहा है तो शायद सबको चमगादड़ तो पता है, लेकिन इसके साथ साथ आप याद रखिए कि कुत्ता बिल्ली भी सक्षम होते हैं पराश्रव्य तरंगों के लिए। तो पता लगे कि कुत्ता बिल्ली चमगादड़ तीनों दे दें, उपयुक्त सभी दे दें, तो आप तो बोलेंगे नहीं गलत है, चमगादड़ मार करके अपने क्वेश्चन को गलत मत कर लेना। इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में पूछा जा चुका है, इसलिए किताबें पूछे हुए प्रश्न को ही बार बार लिख देती है। तो उसमें चमगादड़ चमगादड़ तो सबको पता होगा, कुत्ता बिल्ली भी सक्षम होते हैं, तो आप पक्का याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए कैल्शियम, या बी सल्फर, सी जस्ता, या डी लोहा। आपका सही आंसर बी सल्फर है। सल्फर सरसों के तेल में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। चलिए थोड़ी इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अब कैल्शियम क्या काम करता है, तो कैल्शियम तनों के अग्रभागों में वृद्धि और पत्तियों को गिरने से रोकने का काम करता है। यानी याद रखिए, एक प्रश्न ये भी बन गया कि अगला प्रश्न पूछ ले कि तनों के अग्रभागों में वृद्धि और पत्तियों को गिरने से, या यही पत्तियों के गिरने से कौन रोकने का कार्य कौन करता है, तो कैल्शियम करता है। ठीक है। इसी प्रकार जस्ता क्या काम करता है, ये न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो न्यूक्लिक अम्ल तो पूछेगा, वो उससे ज़्यादा प्रोटीन संश्लेषण पूछ सकता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तो जस्ता करता है। इसी प्रकार लोहा पौधों में क्लोरोफिल का संश्लेषण करता है, तो ये तो खैर सभी को पता ही होगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ए सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, बी ऑटोमोबाइल, सी तेल रिफाइनरी, या डी ताप विद्युत संयंत्र। तो आपका ऑप्शन ए सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे की गंध आती है। इसको मैंने इसलिए लिख दिया था, एक बार पूछा था, एक नहीं मुझे लगता है 2-3 बार रिपीट हो चुका है कि निम्न में से किस में सड़े हुए अंडे की गंध आती है। इस तरह से प्रश्न पूछ लिया था। तो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड, एक तो उसके स्रोत पता चल गए आपको, वो सड़ती हुई वनस्पति और पशु पदार्थ हैं। दूसरा इसका कि सड़े हुए अंडे की गंध किसमें आती है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इसको लिख दिया था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? आपके ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, या डी नाइट्रिक अम्ल। इसका आंसर आपको पता होगा। इसका सही आंसर है सी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, चलिए इसको देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में क्या है, अच्छा मैंने लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको रसायनों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसका अत्यधिक उपयोग होने के कारण, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका अत्यधिक उपयोग होता है, जिस कारण से इसको रसायनों का राजा कहा जाता है। इसलिए कभी आपसे पूछ ले कि रसायनों का राजा, यहीं लिख देते हैं, लिखा जाएगा तो रसायनों रसायनों का राजा। ठीक है, ये रा बना लीजिए, ये रसायनों का राजा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा भी कहा जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हींग हींग प्राप्त होती है, तो हींग किससे प्राप्त होती है, तो हींग ए तने के स्राव से, बी जड़ों के निष्कर्षण से, सी फलों के निष्कर्षण से, या डी पत्तियों के निष्कर्षण से। तो आपका ऑप्शन बी जड़ों के निष्कर्षण से सही है। ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं तने के स्राव से, क्योंकि हींग होती ही ऐसी है, जैसे हमारे पेड़ों में गोंद गोंद करके जैसे बोलते हैं, थोड़ा सा कट लगा दो तो जो उसका रस होता है कभी लिक्विड टाइप जैसा हो जाता है, गाढ़ा हींग जैसा ही हो जाता है पेड़ों से, कोई भी पेड़ों से लिक्विड निकले तो।
तो हींग ये देखने से ऐसे लगेगा कि हींग शायद तने के शराब से नहीं, ये जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें मूलभूत कण कौन-सा है? आपके ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी पाई मेसॉन या डी क्वार्क। तो इसका सही आंसर क्वार्क है, क्योंकि अब तक हम पढ़े होंगे कि मूलभूत कण। चलिए हम व्याख्या में देख लेते हैं। तो मूलभूत कणों के वर्ग की बात है, 2 वर्ग हैं, क्वार्क और लेप्टॉन। तो कभी लेप्टॉन दे दे तो वो भी आपका मूलभूत कण है। इस विकल्प में क्वार्क दिया था। अच्छा, हम पदार्थ के 3 मूलभूत कण होते हैं पदार्थ के, तो क्या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। जानने वाली बात यह है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्वार्क से बने होते हैं। तो मूलभूत कणों की बात करें तो क्वार्क और लेप्टॉन मूलभूत कण होते हैं। और पदार्थ के 3 मूलभूत कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन इनके बनने की अगर ये बनते किससे हैं तो ये क्वार्क से बने होते हैं। ठीक है? सीधे समझ में आ गया होगा आप लोगों के। इसमें कन्फ्यूज मत होना, समझ लेना इसको अच्छे से, कि पदार्थ के 3 मूलभूत कण हैं तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर हम मूलभूत कणों की बात करें तो क्या है? क्वार्क है। क्वार्क और लेप्टॉन। क्योंकि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो पदार्थ के 3 मूलभूत कण हैं, ये भी क्वार्क से ही बने हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? आपका ऑप्शन ए रैखिक संवेग संरक्षण, बी कोणीय संवेग संरक्षण, सी ऊर्जा संरक्षण या डी द्रव्यमान संरक्षण। आपका सही आंसर ए रैखिक संवेग संरक्षण है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को अपनी श्रृंखला में शामिल कर लिया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, एक इसमें और प्रमुख तथ्य है कि जेट इंजन की जो खोज थी वो फ्रैंक व्हीटल ने की थी। ठीक है, इसकी खोज अगर आपसे पूछ रहे इसकी खोज किसने की, क्योंकि कथन बना दे तो प्रथम कथन तो ठीक है, आपको पता है कि रेखीय संवेग संरक्षण हो जाएगा, साथ में इसकी खोज का दे दे तो फ्रैंक व्हीटल, इन्होंने इसकी खोज की थी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो आपके ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड, बी क्यूप्रिक ऑक्साइड, सी फेरिक ऑक्साइड या डी निकेल ऑक्साइड। तो आपका सही आंसर ए कोबाल्ट ऑक्साइड है। चलिए हम थोड़ा इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ये हमने आपके लिए इमेज लगा दी है। अब आप जान सकते हैं कि इसमें से कौन क्या प्रभाव देता है। तो अगर हम इसकी बात करें, फेरिक ऑक्साइड देख रहे हैं, तो फेरिक ऑक्साइड भूरा रंग, क्रोमिक ऑक्साइड हरा रंग प्रदान करता है, कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो दिया है क्यूप्रिक और कैल्शियम सल्फाइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फाइड ये दोनों चटक लाल रंग देते हैं। और कैडियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला रंग देता है। इसको 1-2 बार वीडियो को देख करके याद कर लीजिए, और 1-2 बार में याद ना हो तो कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं तो हम आने वाले समय में हमारा इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम आगे चल के इनकी सबकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। जैसे एग्ज़ाम का नज़दीक समय आएगा, या आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो हम इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा। आपका ऑप्शन ए 4:9, बी 2:3, सी 16:81 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी 2:3 3 है। इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया है, पर मैं फॉर्मूला तो अभी आप को देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने इस प्रश्न को लगाने का मेरा एक ही मकसद है कि ये प्रश्न ही आप रट लीजिए। इस प्रश्न को रट लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न को अभी तक कोई संख्या चेंज नहीं की गई है। इस प्रश्न को इसी प्रकार लगातार पूछा जा रहा है। ये इस 4:9 ही रहेगा और ये रहेगा इसका। तो फॉर्मूला निकालने तो ठीक है, अच्छी बात है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कि हो सकता है कभी संख्या चेंज कर दे, तो उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, वो अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों को ऐसी चीज़ समझ में नहीं आता, जो फॉर्मूला भूल जाते हैं, आर्ट के स्टूडेंट हैं, साइंस में नहीं उतनी समझ है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए। इस क्वेश्चन को अभी तक परिवर्तित किया ही नहीं गया, इसी तरह से ही लगातार पूछा जा रहा है। दिमाग इधर-उधर भागता रहता है, उससे बेहतर ये है कि आप अपना फॉर्म भर के फ्री हो जाइए, फिर अपना कंसंट्रेट करके अपनी तैयारी शुरू कीजिए। हाँ, आप लोगों को बता दें, थोड़ा-सा चाहे एडवर्टाइज़ मान लीजिए, चाहे एक सही सूचना आप लोगों को बता देते हैं
कि आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे चैनल पर बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज़ चलाई जा रही है। इसका लाभ आपको 101% होने वाला है, क्योंकि इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को हम ले रहे हैं, जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और रिपीटेड क्वेश्चन का तो मेरा पूरा विश्वास है कि रिपीटेड क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा और अधिकतम प्रश्न हमारी इस श्रृंखला से पूछे जाएँगे। तो आप कोई भी निसंदेह कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल देखने की आदत है, यूट्यूब देखेंगे ही। और मैं ये नहीं कहता कि आप लेट करके मेरे वीडियो को देखिए। ऐसे समय में जहाँ किताबें आपको अवेलेबल नहीं है, हम हमेशा कहेंगे कि सिलेक्शन हमेशा किताबें दिलाएँगी। बाकी ये आपके जो बड़े-बड़े वीडियो वाले हैं, ये है इतना ना आपकी क्षमता है देखने की और ना आपको इतनी सारी चीज़ें याद होंगी। हाँ, घंटे ज़रूर बढ़ सकते हैं कि हमने 2 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर ली, क्यों 10 घंटे मोबाइल देख लिया। लेकिन जब फाइनली आप देखेंगे 10 घंटे आपने कुछ नहीं किया। इसलिए लंबी पढ़ाई करनी है, अधिकतम समय आप अपनी किताबों को दीजिए, किताबों से पढ़िए और यूट्यूब का इस्तेमाल उतना ही कीजिए, जहाँ आप किताबें आपसे दूर हैं। उससे बेहतर ये है कि आप पहले जब सीरीज़ देखें, वीडियो देखें तो देखिएगा जो क्वेश्चन या जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, क्या वो इतना सटीक है? क्या आपके सिलेबस से मैच खा रहा है? क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है? उसको अपना पूर्ण मूल्यांकन करने के बाद ही आप उस चैनल को फ़ॉलो कीजिए, क्योंकि हम खुद ही आपके अध्यापक ना होकर के एक प्रतियोगी हैं। इसलिए हम उन्हीं चीज़ों को आप लोगों से शेयर कर रहे हैं जो हम अपने लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। इसलिए आपको 101% फ़ायदा होगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक, कमेंट और अभ्यर्थियों तक पहुँचाइए, इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.